जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, आज टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, पहले ये समझो हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता, उसके लिए योग्यता क्या क्या होती, फिर ये सब पूरे डिटेल में आज समझाने वाला और ऐसा समझाऊंगा कि तुम फिर सारे तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। करना क्या है, करना यह है कि कॉपी और पेंसिल उठा कर बैठो, जहां भी कहीं डाउट लगे वीडियो को पॉज करो, फिर से रिवाइंड करके फिर से सुनो। अगर नहीं होता तुम्हारा डाउट क्लियर तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका आंसर तुम्हें मिलेगा। तो दोस्तों देखो, हमारे देश का जो पहला समझो राष्ट्रपति जो होते हैं उनके लिए योग्यता क्या होती। योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक हो, पहली कंडीशन भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन क्या, 35 वर्ष उम्र हो, कम से कम 35 वर्ष, इससे कम नहीं। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, ये भी इसमें है। और देखो दिवालिया ना हो। दिवालिया क्या हो, जैसे नीरव मोदी टाइप से जो लोग होते हैं, दिवालिया मतलब जिन पर बैंक का इतना सारा कर्जा वो चुका ही नहीं पा रहे। अगर दिवालिया व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपना कर्जा चुकाने का काम करेगा जो उन्होंने कर्जा ले रखा। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, ये तो होगी उसमें योग्यता। अब इसके जो इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन हिस्सा लेता है ये जानना ज्यादा जरूरी। तो देखो उसमें पहली बात तो क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उसमें हिस्सा लेते हैं। एक बात और, क्या इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता, तो जी नहीं, इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता। प्रत्यक्ष मतलब जिसमें भारत के सभी नागरिक हिस्सा लेते हैं, और अप्रत्यक्ष जिसमें भारत के सभी नागरिक हिस्सा नहीं लेते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आम नागरिक हिस्सा नहीं लेते, जैसे मैं और तुम। तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य प्लस जो राज्यों की विधानसभा है उसके सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। केवल विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते अभी बताऊंगा। देखो तो लोकसभा राज्यसभा विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा और ये विधानसभा है। और साथ में क्या आएगा, दिल्ली, जो दो हमारी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य, कौन कौन से, दिल्ली और पौंडीचेरी, इनकी जो विधानसभा है इनके सदस्य इसमें आते हैं। तो केवल दो ही हमारे यहाँ पर केंद्र शासित राज्य ऐसे जिनकी अपनी विधानसभा है, बाकी किसी में नहीं है। तो दोस्तों अब इसे जानते कि हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या है। पहली बात तो ये समझ लो, हमारे देश के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा होता। ये क्या है इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं, पूरा डिटेल्स है। अब देखो फिर से बोल रहा हूँ, अपने चक्षु खुले रखना, अपने मतलब कान खुले रखना, अपनी आंखें खुली रखना, ताकि तुम्हारी सारी चीजें क्लियर होती चली जाए। तो देखो पहले ये समझो, राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने बताया राज्य भी हिस्सा लेता, लेकिन एक इसका पहले प्रोसेस समझ लो। एक चीज यहाँ पर देखो रह गई, अभी मैं वो और बता दूं। अभी जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन होता तो उसमें क्या होता, उसमें 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 ही क्या होते, अनुमोदक होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को ये समझो कि तुम राष्ट्रपति बनने के योग्य हो गए, है ना। तुमने जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो पूरी कर ली। लेकिन अब क्या होगा, तुम्हारे नाम के प्रस्तावक होने चाहिए लोकसभा या राज्यसभा से कितने, 50, और 50 ही क्या होने चाहिए, अनुमोदक। अनुमोदक क्या होता अभी बताता। अनुमोदक मतलब जैसे 50 प्रस्ताव, ये 50 तुम्हारे प्रस्तावक हो गए, ये तुम्हारे नाम का प्रस्ताव रखेंगे, हाँ कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए, हम इसके सपोर्ट में हैं। और 50 ही क्या करेंगे, इन 50 वालों को सपोर्ट करेंगे। यानी कि ये 50 तुम्हारे नाम का मतलब तुम्हारे नाम का प्रस्ताव रखेंगे, और ये जो बाकी के 50 हैं ये इन जो प्रस्तावक है इन्हें सपोर्ट करेंगे कि हाँ कि ये जो सही कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं, हम इनके सपोर्ट में हैं। तो टोटल अगर तुम्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना तो तुम्हारी सपोर्ट में लोकसभा और राज्यसभा के कम से कम 100 सदस्य तुम्हारी सपोर्ट में होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो तुम्हारा क्या हो जाओगे, तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, यानी कि लड़ने योग्य नहीं रहोगे। हालांकि पहले 10 सदस्य हुआ करते थे, 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक, लेकिन इस चीज को खत्म कर दिया गया था। बाद में इसे क्या कर दिया गया, 50 प्रस्तावक कर दिए, 50 अनुमोदक कर दिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। और लगभग 15,000 रुपए तुम्हें कहाँ जाकर जमा करने पड़ेंगे, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तुम्हें 15,000 रुपए जाकर जमा करने पड़ेंगे, अगर ये तुम्हारी कंडीशन पूरी हो जाती तो। और उसके बाद तुम्हारा चुनाव होगा। चुनाव का मतलब प्रक्रिया चलेगी। अब उस प्रक्रिया को हम समझते हैं। तो देखो मैंने बोला राज्य की विधानसभा इसमें हिस्सा लेती, तो इसमें विधान परिषद हिस्सा नहीं लेती। क्यों नहीं लेती, क्योंकि केवल 6 राज्यों में है विधान परिषद। पहले 7 में थी,
किसमें, जम्मू कश्मीर में और थी, और जम्मू कश्मीर क्या बन चुका, अब यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी। तो अभी 6 राज्यों में है। जब सब राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो वो फिर राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कैसे लेगी? तो जब सब राज्य में हो जाएगी तो सब फिर विधान परिषद इनके चुनाव में हिस्सा लेने लगेगी। तो अभी टोटल कितने 28 राज्य हैं, जो मतलब नॉर्मल 28 राज्य, इनमें इनके सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, इनकी विधानसभा के, विस मतलब विधानसभा के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। और विधानसभा के सदस्यों क्या बोलते हैं हम, MLA। विधान परिषद के सदस्यों क्या बोलते हैं, MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो MLA। लेकिन एक बात यहाँ पे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, तुम वोट डालने जाते हो, प्रधान का इलेक्शन होता है या लोकसभा सदस्यों का इलेक्शन होता है, तो तुम क्या करते हो, वोट डालने जाते हो। तो उस वोट में क्या होता, तुम्हारा एक वोट ही काउंट होता। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, इनके वोट की वैल्यू निकाल ली जाती है। वैल्यू क्यों निकालते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी, क्योंकि हमारी जो राज्य विधानसभा है सब में सदस्यों की संख्या अलग अलग है। जैसे तुम यूपी देख लो, यूपी में कितनी है, बताओ कितनी है, कितनी, 403। और तुम बिहार देख लो 243 है, सिक्किम में कितने, 32 है। तो अलग अलग इस तरीके से। तो जब राष्ट्रपति का मतलब चुनाव होगा उसमें क्या होगा, किसी राज्य का ज्यादा हिस्सा होगा, किसी राज्य का कम होगा। तो इस चीज को टैकल करने के लिए, इस चीज से निपटने के लिए, तो ये इस तरीके की वैल्यू निकाल ली जाती है हर एक MLA की। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं कि पूरे उस राज्य की जनसंख्या, जितनी भी उस राज्य की जनसंख्या होती, और उस राज्य के MLA, उस राज्य की जनसंख्या को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि भाग कर देते हैं उस राज्य के MLA से, गुणा 1/1000। इस तरीके से सोल्व करके निकाल लेते हैं, है ना। जैसा अभी उत्तर प्रदेश में कितनी है जनसंख्या, लगभग 22 करोड़ हो गई, है ना। MLA कितने, 403। इस तरीके से तुम वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी देखो क्या लिखा हुआ, एग्जाम्पल से समझो, तुम्हारी सारी चीजें फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की अगर तुम इस तरीके से जनसंख्या से MLA को डिवाइड करोगे तो 208 आएगा। तुम 22 करोड़ को 403 से डिवाइड करोगे तो 208 आने का ही नहीं। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है, क्यों, क्योंकि जब जितने भी इलेक्शन होते हैं, जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन का पैटर्न बना हुआ वो 1971 की जनसंख्या के हिसाब से बना हुआ, कि 1971 में जो जनसंख्या थी उसी हिसाब से वोट की क्या होती, वैल्यू निकाल ली जाती। तो 1971 में, अब की नहीं लेने के 2023 की, 1971 की, तो 1971 में जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी वो 8,38,49,905। तो इसे किससे डिवाइड कर दिया, 403 से। तो इसकी कुल वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, एक MLA की 208। 208 को एक की कितनी, 208, टोटल कितने, 403। तो एक की अगर 208 है, 403 की कितनी होगी, 83,824। तो ये इस तरीके से उत्तर प्रदेश के MLA की वैल्यू आ गई, कि उत्तर प्रदेश के जितने भी MLA उनकी वैल्यू कितनी, इतनी। सिक्किम से समझ लो, सिक्किम में कितनी है, जनसंख्या के हिसाब से उसे डिवाइड करोगे 32 से, तो कितनी निकल जाएगी उसकी वैल्यू, एक MLA की वैल्यू 7। उसकी किससे डिवाइड, मल्टीप्लाई करोगे 32 से, यानी कि 32 से गुणा करोगे, तो उसका टोटल सिक्किम के जो MLA है, विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनकी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 224। और इस तरीके से अगर हम पूरे जितने भी राज्य हैं हमारे यहाँ पर, कितने 28 राज्य, इन सबकी टोटल वैल्यू निकालते हैं तो कितनी निकल कर आती, 5,43,231। सभी राज्यों की टोटल MLA कितने, 4,033। पूरे हमारे भारत देश में टोटल MLA कितने, 4,033। उन सबकी अगर तुम एक ऐसे इस तरीके से सूत्र लगा के अगर तुम वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी निकल कर आ गई, 5,43,231। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो दोस्तों अब देखते हैं इस तरीके से, तो क्या आ गया, देखो ये विधानसभा के सदस्यों की वैल्यू निकल कर आ गई। अब मैंने बोला राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का भी तो वो निकल कर आती है वोट की वैल्यू। तो वो कैसे निकालते उसे भी देख लो। पहले ये समझ लो, संसद, लोकसभा में कितने सदस्य है, 543। कितने, 543। 545 है, 2 तो मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन, अब तो खैर वो भी नहीं होते, वो भी सिस्टम खत्म कर दिया। और 233 किसमें, विधान की, यहाँ पर गलत लिखा हुआ, ये राज्यसभा होगा। 233 किसमें, राज्यसभा में। तो 233 तुम कहोगे 245 है जी, तो 12 क्या होते हैं भाई साहब, 12 जो सदस्य ये क्या होते हैं, मनोनीत करे जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। कहां से, ये 4 क्षेत्रों से निकल कर आते हैं। किससे, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, और एक ऐसे क्या होता है बताओ, LASS करके बताया था ना मैंने, LASS। तो लिटरेचर, आर्ट, साइंस, और एक क्या हो गया, सोशल
एक शब्द और बच रहा, वो बताओ तुम। तो देखो, तो टोटल 233। और एक काम और करना, हाँ, ये जो 6 राज्य जिनमें क्या है विधान परिषद है, उन राज्यों के नाम लिख कर देखना कितना तुम्हारी याद रह गया। अब ज्यादा दूर नहीं है, आरओ का एग्जाम भी फरवरी में है, और अगर ये तैयारी अच्छे से करके चलोगे तभी तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। तो 233 सदस्य हैं, 12 मनोनीत है, तो मनोनीत सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते। ये अगर एग्जाम में तुमसे स्टेटमेंट देखकर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, तो नहीं लेते। तो अब देखते हैं आगे। देखो, मनोनीत नहीं लेते, 2 एंग्लो इंडियन नहीं लेते, और 12 सदस्य ये होते हैं, ये हिस्सा नहीं लेते। तो टोटल एमपी कितने हो गए? 776। समझ रहे हो? एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब एक एमपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल कितने? 776। अगर तुम्हें एक एमपी की वैल्यू निकालनी है तो टोटल एमएलए, इनके टोटल एमएलए कितने थे? 4033। इनकी जो वैल्यू थी कितनी निकल गई थी? 5,43,231। इस 5,43,231 को अगर तुम टोटल एमपी से डिवाइड करोगे, किससे? 776 से, तो तुम्हारी एक एमपी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। समझ में आ गया नहीं? तो जितने भी हमारे एमएलए की वैल्यू है, वोट वैल्यू, उन्हें तुम टोटल एमपी से अगर डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारी क्या निकल कर आ जाएगी? एक एमपी की वैल्यू, यानी एक सांसद की वोट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और कितने? एक की कितनी है? 700 निकल गई। अगर तुम डिवाइड करोगे 700 आएगा। और टोटल कितने? 776। तो टोटल को इस तरीके से अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे, यानी गुणा करोगे, तो कितना आ जाएगा? 5,43,200। आ गई समझ में? टोटल एमएलए की वोट वैल्यू, और उसे डिवाइड कर दिया किससे? भाग किससे कर दिया? किससे कर दिया? टोटल एमपी से, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। एक की कितनी आ गई? 700। टोटल 776। 700 गुणा 776, तो इस तरीके से ये निकल कर आ जाएगा। टोटल वोट कितने हो जाएंगे एमपी और एमएलए के मिला के? 10,08,643। क्या हो जाएगी? टोटल एमपी और एमएलए की वैल्यू हो जाएगी। तो ये इस तरीके से काउंट करे जाते हैं वोट राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अब जरा ऐसा तुम, ये तो हो गई वोट वैल्यू निकालने का तरीका। अब जो मेन है वो समझो। एक बात और, यहाँ पे इनने 776 ये 433 ये, इन सबको मिला कितने हो गए? 4,809। तो ये याद रखियो, ये इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जावे। अब तुम देख लो कि ये मतलब वोटिंग कैसे होती है, इनके वोट की काउंटिंग कैसे होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। बड़ा अजीब तरीके का वो है, देखियो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तुम समझोगे ध्यान से तो। कैसे? देखो, 3 सदस्य हैं ए बी सी, ये इलेक्शन में खड़े हैं। अब क्या होगा देखो, मान लो अब ये जितने भी हमारी सांसद है, ये क्या करेंगे? हमारे यहाँ पे देखो क्या होता है, मैंने अभी बताया था पहले भी, जब तुम वोट डालने जाते हो, अगर मान लो 3 सदस्य खड़े हैं तुम्हारे सामने, तो तुम एक को ही डाल के आते हो। मान लो ए को डाल दिया, बात खत्म हो गई बस। अब बी को नहीं डाला, सी को नहीं डाला, बात खत्म हो गई ना। एक मतलब एक को ही डाल गए हो। तो अब देखो, इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता? प्रीफरेंस के हिसाब से होता। मान लो कोई किसी सांसद ने ए को, मतलब इसमें प्रीफरेंस लिखना पड़ता है कि हम ए को नंबर 1 पर रख रहे हैं, बी को नंबर 2 पर रख रहे हैं, और सी को नंबर 3 पर रख रहे हैं। इस तरीके से बाद में काउंटिंग होती, कैसे होती वो बताऊंगा। मान लो किसी एक सांसद ने क्या, मतलब किसी सांसद या सदस्य ने राज्य विधानसभा के, उसने क्या करा, जो ए है, ए नाम का जो व्यक्ति जो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहा, उसे अपनी जो प्रीफरेंस है उसे नंबर 1 पर रखा, बी वाले को नंबर 3 पर रखा, सी वाले को नंबर 2 पर रखा। किसी और दूसरे सदस्य ने क्या करा, इसे नंबर 2 पर रखा, इसे नंबर 1 पर रखा, इसे नंबर 3 पर रखा। समझ रहे हो? एक और सदस्य आया, उसने इसे नंबर 1 पर रखा, इसे नंबर 2 पर रखा, इसे नंबर 3 पर रखा। कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर देखो, कोई और सदस्य होगा, उसने क्या करा, इसे नंबर 2 पर रखा, इसे नंबर 1 पर रखा, और इसे नंबर 3 पर रखा। तो इस तरीके देखो, टोटल मैंने बताया था कितने? 4,809 सदस्य हैं टोटल, जो संसद के और विधानमंडलों के सदस्य मिलाकर कितने हो रहे हैं? 4,809। तो इस तरीके से मैं कहां तक लिखूं? केवल इन 4-5 से समझ लो, इससे तुम्हारे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से वोट डालते हैं, मतलब प्रीफरेंस रखते हैं जब वोट डालते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो वोट होता है, जो राष्ट्रपति का वोट डाला जाता है, वो ईवीएम मशीन से नहीं डाला जाता, पर्ची के द्वारा डाला जाता है, जो जैसा पहले डाला जाता था। तो इसमें ये अपना प्रीफरेंस लिख देते हैं कि नंबर 1 को जो मान लो ए जो है, ये समझ लो राम है, ये श्याम है, ये राम, ये श्याम, ये मोहन है ना, ये 3 व्यक्ति हो गए। इस तरीके से तुम्हारी समझ में आ जाएगा सारा। तो किसी सांसद ने क्या करा, ए राम को पहले नंबर पर रखा, श्याम को तीसरे नंबर पर रखा कि इसे, हाँ तीसरे नंबर पर मतलब मैं इसे चाहता हूं, और जो मोहन है इसे दूसरे नंबर पर रखा। समझ रहे हो? यानी कि राम को वो ज्यादा सपोर्ट कर रहा, और इसे श्याम को
श्याम को तीसरे नंबर पे, मोहन को दूसरे नंबर पे। कि वो चाहता है कि अब मेरी पहली प्रेफरेंस क्या है कि राम राष्ट्रपति बने। दूसरे ने क्या करा कि नहीं, राम को दूसरे नंबर पर रखा, श्याम को पहले नंबर पर रख दिया, और जो मोहन था इसे तीसरे नंबर पर रखा कि तू निकल ले, है ना। और इस तरीके से अगले ने क्या करा, राम को फिर से पहले नंबर पर रख दिया, श्याम को दूसरे नंबर पर रख दिया और मोहन को तीसरे नंबर पर रख दिया। इस तरीके से आगे चलता रहा। बाद में जो वोट काउंटिंग होगी वो देखो कैसे होगी। पहले प्रथम चरण का वो होगी मतगणना, प्रथम चरण की मतगणना। इसमें क्या होगा, पहले ये देखेंगे कि एक नंबर पर सबसे ज्यादा किसे पसंद करा गया। तो एक नंबर पे ए को भी पसंद करा गया, एक नंबर पे बी को भी पसंद करा गया। कितनी बार, इसे भी 2 बार और इसे भी 2 बार, इसे भी 2 बार, इसे भी 2 बार। तो इसे तो इसमें तो कहीं पसंद ही नहीं करा गया। तो ये निकल जाएगा इस प्रथम चरण की मतगणना में कि अब इसके वोट नहीं गिने जाएंगे, ये ट्रांसफर होकर इन दोनों के पास आ जाएंगे। अब केवल जो मुकाबला चलेगा वो राम और श्याम के बीच में चलेगा। मोहन तो अब निकल चुका, ठीक है, मोहन अब निकल चुका क्योंकि उसे सिंगल मतलब पहले नंबर पे किसी ने रखा। इन्हें दोनों को 2-2 बार रखा गया था। फिर द्वितीय चरण की मतगणना होगी, द्वितीय चरण की मतगणना। इसमें क्या होगा देखो, इसमें फिर देखेंगे नंबर 2 पे किसे सबसे ज्यादा रखा गया। तो नंबर 2 पे राम को ज्यादा रखा गया 2 बार, है ना, राम को 1, 2। दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस किसे मिली, राम को 2 बार मिली। और इसे कितनी मिली, श्याम को केवल 1 ही बार मिली। समझ रहे हो, दूसरे नंबर पे इसे 1 ही व्यक्ति ने रखा और इसे 2 व्यक्ति ने रखा। तो इस तरीके से जीत कौन गया, राम क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। समझ गए, राम क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। और ये कब बना, द्वितीय चरण की मतगणना में। ऐसे हमारे देश के एक राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी साहब, वे द्वितीय चरण की मतगणना में मतलब चुने गए थे। द्वितीय चरण की मतगणना में भी जीते थे। तो इस तरीके से तुम उसे भी याद रख सकते हो। और 1-2 आर्टिकल है वो देख लो। आर्टिकल 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। अगर ये समझ में आ गया हो ना तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स ओपन है, याद रखना। आर्टिकल 52 क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या बोलता है कि संघ की सारी कार्यपालक जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। आर्टिकल 54 बोलता है कि कैसे इसका राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। तो ये 2-4 आर्टिकल थे, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संसद है उसका अंग है राष्ट्रपति। संसद का अंग कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बुझे कि संसद में कितनी सभा होती है, 2 ही सभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, समझ गए। और आर्टिकल 55 याद रखियो, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है, जो तरीका मैंने तुम्हें बताया ये। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और राष्ट्रपति के चुनाव का पूरा प्रोसेस। अगर ये तुम्हें लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।